सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है अवाम पर महंगाई का एक नया बोझ डाले जा रही है। हुकूमत के में आने से पहले जब ये जमात अपोजिशन का हिस्सा थी उस वक्त बड़े बुलंदो बांग दावे किए जाते थे कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो आवाम के लिए सहूलियात पैदा करेंगे, उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करेंगे। लेकिन देखा यही गया कि 2018 के आम इंतखाबात के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद मुख्तलिफ शोबों में चीज़ों की कीमत इजाफा हुआ। अगर खास तौर पर पेट्रोल की हम बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत में आज भी इजाफे का एक इंदिया दे दिया गया है। अगले माह की पहली तारीख को तकरीबन 11 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया जाएगा। यानी पेट्रोल पाकिस्तान में सेंचुरी भी अबूर कर सकता है। एक बार फिर 100 रुपए से ज्यादा 1 लीटर पेट्रोल हो जाएगा। और अगर हम माजी के कुछ बयानात का जायजा लें, इस वक्त वजीर खजाना असद उमर ने 28 फरवरी 2018 को एक ट्वीट किया था। उनका वो ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं। उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा था, किस तरह से वो अवाम को सहूलियात फराम करने की बात कर रहे थे, किस तरह से वो माजी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे थे। उस ट्वीट में उनका लिखना था कि हुकूमत आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ने का बहाना कर रही है, अवाम को यह नहीं बता रही कि इस माह डीजल पर फी लीटर 26 रुपए और पेट्रोल पर 21 रुपए टैक्स वसूल करेगी। इस हुकूमत के हाथ हमेशा अवाम की जेब में जाते हैं, ना ताकतवर से ये टैक्स लेते हैं और ना ही ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। यह बयान उस वक्त सामने आया था असद उमर साहब का जब 2018 में आलमी मार्केट में तेल की जो कीमत थी वो फी बैरल 2018 में 69.5 रुपए थी, जबकि इस वक्त यानी 2019 में यह कीमत अब घटकर $60.62 फी बैरल पर आ गई है। यानी उस वक्त के मुकाबले में तकरीबन $9 की कमी हुई है। लेकिन यह हुकूमत पेट्रोल के प्राइस 2018 से भी ज्यादा करने जा रही है। वजीर खजाना असद उमर मुख्तलिफ मौकों पर गुफ्तगू भी करते रहे इस सिलसिले में। असद उमर साहब ने क्या कहा था ये हम आपको अभी प्रोग्राम में आगे चलकर भी बताएंगे। बहरहाल इसी मामले पर गुफ्तगू कर लेते हैं। 11 रुपए तकरीबन अगर इजाफा हो जाएगा पेट्रोल की कीमत में तो इसका असर न सिर्फ अशिया खुरनोश पर पड़ेगा बल्कि तकरीबन हर शय पर ही पड़ेगा। किराए बढ़ जाएंगे, किराए बढ़ने से जो रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया है उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा और इसका बोझ जो ज्यादा है वो उसी गरीब पर पड़ेगा जो रोज कमाता है, रोज खाता है, मुश्किल से अपनी की दाल रोटी का बंदोबस्त कर पाता है। उस्मान बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमीर अब्बास जो प्रोग्राम तब्दीली के होस्ट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर, अब ये एक और महंगाई का बम हुकूमत गिराने जा रही है। जब तक ऑपोजिशन में थे, जब हुकूमत में नहीं थे, 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त ये बात की जाती थी कि जी पेट्रोल में इतना टैक्स लिया जा रहा है, हम हुकूमत में आएंगे टैक्स कम करेंगे, 55 रुपए पेट्रोल मिलना चाहिए। अब इस हुकूमत में आने के बाद जब पावर में आ गए हैं, इख्तियार इनके पास है, तो अब ये रवैया कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। अमीर से भी इस पर कमेंट लेंगे। उस्मान बसर साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करना चाह रहा हूं, जरा पहले आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा। असद उमर साहब इलेक्शन से पहले क्या कहते थे, अब तो वजीर खजाना है, सारी चीजें उनके अपने हाथ में है, अब हर माह हम देखते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत का मौक़िफ़ लेने के लिए मदऊ किया। देखिए, अभी जो आपने इंट्रो में बातें की हैं, इस सब का एक पेश मंज़र है और इन सब चीज़ों का एक पस मंज़र है। जब तक हम इन दोनों चीज़ों को इनके सही सिनेरियो में रख के नहीं देखेंगे, हम सही एनालिसिस नहीं कर पाते। बिल्कुल, हम जब इक़्तिदार में नहीं आए थे तो हम कह रहे थे और आज भी उसी बात के ऊपर खड़े हुए हैं। ये नहीं कि आज हम वो बात नहीं कर रहे, आज भी हम कह रहे हैं कि महंगाई से गरीब पाकिस्तानियों को निकालना है, पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाना है, मईशत को रिवाइव करना है, मईशत को उन चीज़ों से जो गिरदाब में मईशत फंसी हुई है पिछले 10 साल से, इसमें निकालना है। ये हमारी विल और इंटेंशन आज भी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा रिजॉल्व पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब आप असद उमर साहब के पिछले ट्वीट का हवाला दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि 26 रुपये और 21 रुपये का हवाला दिया, तो जो अगली 2 बातें आपने उसका हवाला दिया कि ताकतवर से टैक्स हुकूमतें आज तक नहीं लेती रहीं, तो क्या उन्होंने दुरुस्त, क्या पाकिस्तान के अंदर टैक्स कल्चर सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो आप जैसे लोग सैलरी लेते हैं, हम जैसे लोग जो सैलरी पर्सन होते हैं जो कि एक ख़ास इनकम में ग्रुप में आए हैं, फिर अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है एज आ टैक्स के अंदर, नेट के अंदर, उसके अलावा अमीर आदमी से टैक्स लेने का पाकिस्तान में रिवाज ही नहीं था सिरे से। तो असद उमर ने बिल्कुल गलत नहीं कहा। अगर उन्होंने ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो आप मुझे बताइए कि क्या उनकी बात को आज पाकिस्तान की आला अदालतों ने उसके ऊपर मोहर नहीं लगा दी? अगर इस मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग ना हुई होती जो असद उमर ने जिसकी तरफ इशारा किया था, अगर आप
अमीर आदमी से टैक्स लिया होता और हमें जो मईशत, हमें जो विरासत में मिली। और मैं बार बार, क्योंकि अब ये 8 महीने होने वाले हो गए हैं और ये बात पूरी पाकिस्तान के लोग इसको समझ चुके हैं, इसलिए रोज़ इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब सब लोग जानते हैं कि आज मईशत जिस हालत के अंदर है, ये उस चीज़ का एक आफ्टर इफेक्ट है, वो एक फॉल आउट है जो पिछले 10 साल से नाकाम तरीन, बल्कि ना होने के बराबर जो मुआशी पॉलिसी थी, जिसके अंदर एक ही पॉलिसी थी, मैं अब वो उस तरफ जाना नहीं चाहता, वो पॉलिसी थी अपने ख़ानदानों की और अपने बच्चों की, जिसकी वजह से वो तमाम हुकूमतों के जो ख़ानदान है और उनके करता धरता आज वो जेल यात्राओं के ऊपर हैं। और उस पर भी कमेंट्स करेंगे अगले प्रोग्राम में आपके, इसी कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो मामला किया। लेकिन बात यह है कि कोई शक नहीं कि मईशत का हाल बुरा है। हमें जो मईशत मिली है उसके अंदर आप देखें कि जो सर्कुलर डेट है उसकी क्या पोजीशन थी और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। जो बैरूनी कर्जे हमें छोड़ के गए विरासत के अंदर, एक तरफ तो मैं क्योंकि हुकूमत का एक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो हो सकता है बायस लगे, लेकिन एक हुकूमत निगरान हुकूमत रही थी। अगर आपके पास उनके वजीर खजाना जो निगरान हुकूमत में रहे थे, अगर उनका स्टेटमेंट मैं आपको याद करवाता चलूँ, वो कह रहे थे कि खजाने की हालत तो दगरगू है ही, खजाने में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो गर्दशी कर्जे और बैरूनी कर्जों का हाल है उनकी इतनी नागुफ्ता बेहालत है कि जो भी हुकूमत आगे आएगी हमें समझ नहीं पा रही वो कैसे चलाएंगे। फिर आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून ही कहती रही, जो पिछली हुकूमत अभी हमारे प्रीडिसेसर थे, कि ये कोई हो ही नहीं सकता, देखते हैं ये ऑफ द रिकॉर्ड कहते रहे कि हुकूमत कैसे चलेगी। आज आप देखिए, क्या हम IMF की मदद के बगैर अपने दोस्तों के साथ खड़े होके क्या इस मईशत को सहारा दे के नहीं खड़े हुए? कोई इसमें शक नहीं कि हालात बुरे हैं, कोई शक नहीं कि मईशत जो है वो इस टाइम वो एक गिरदाब के अंदर है। लेकिन इंशाल्लाह ताला, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कह चुके हैं, असद उमर भी बार बार कह चुके हैं, और आपके टेलीविजन के तवज्जुह से भी लोगों को हम बार बार अपनी हुकूमत का ये नुक्ता नज़र रख चुके हैं कि हालात मुश्किल हैं। 1 साल 1.5 साल लगेगा, इंशाल्लाह ताला चीज़ें वापस बेहतरी की तरफ आएंगी। और उसमें बहुत से इंडिकेटर्स, जैसे आप असद उमर साहब की ये ट्वीट्स हैं, मैं अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखें वो हर दूसरे दिन अपनी अचीवमेंट उसके ऊपर लिख रहे होते हैं। बहुत सी चीज़ें जिनके अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उनमें जान पड़ी है। फैसलाबाद के अंदर आपकी इंडस्ट्री जो कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है वो बंद पड़ी थी, उसमें जान पड़ी है। गुजरांवाला के अंदर की कॉटेज इंडस्ट्री में उसमें जान पड़ी है। आप ये अभी अकील करीम बेडी साहब अगले दिन आपकी टेलीविजन पे बैठे हुए थे एक जगह के ऊपर, और वो उनकी बात मैं वही आपके टेलीविजन से कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि जितना इन्वेस्टर आज कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, कॉन्फिडेंस इन अ टर्म कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो है, अनाने हुकूमत उन लोगों के पास है जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये बात जो उन्होंने की कि कोई पॉलिसी मुआशी ऐसी नहीं जो असद उमर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर स्टेक होल्डर यानी बिजनेसमैन कम्युनिटी के पूछे बगैर बना रहे हों। लेकिन क्योंकि एक इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल का वक्त है, हम उससे गुजर रहे हैं, लेकिन हम इससे लड़ने का रिजॉल्व रखते हैं और इसको इंशाल्लाह ताला ठीक करके दिखाएंगे मेरे अल्लाह ने चाहा तो। चलें, अखुंज़ादा चट्टान साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी ज्वाइन किया। अखुंज़ादा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन आपकी इजाजत से बस एक सवाल मैं उस्मान बसर साहब से और कर लूं। बसर साहब, क्या हुकूमत में आने से पहले ये तमाम चीज़ें इसका इल्म नहीं था वजीर खजाना असद उमर को, वजीर आजम इमरान खान को, कि जी 1 साल तक ये वक्त बड़ा मुश्किल हो जाएगा, शायद माजी की हुकूमतों से ज़्यादा मुश्किल हो जाए, हमें जो भी मामलात हैं उसको ठीक करने में वक्त लगेगा? उस वक्त उनको अंदाजा नहीं था कि जो टैक्स इस वक्त हुकूमत ले रही है पेट्रोल पर, जब वो खुद हुकूमत में आएंगे तो वो भी 1 साल तक लेते रहेंगे और आवाम के लिए मजीद मुश्किलात वो उस 1 साल में पैदा कर देंगे। तो हमें तो एतराज उस पहले के बयानात पर है कि ख्वाब दिखाए कि बस सब जैसी PTI की गवर्नमेंट आएगी सब अच्छा हो जाएगा, और अभी तक मामलात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। गरीब के लिए तो कोई आसानी पैदा नहीं हो रही। पेट्रोल अगर 11 रुपए बढ़ता है तो गरीब को तो कीमत अदा करनी है 102 रुपए, 103 रुपए। देखिए, अभी तो हम एक परसेप्शन के अंदर बात कर रहे हैं कि अगर बढ़ता है, इफ एंड बट्स के अंदर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़रा आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है, ये थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग किस्म का सवाल है, और लोगों को ये पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें कैसे चलती रही हैं। बशमूल पिछले 15 साल में नहीं, 70 साल के अंदर हमारी हुकूमत आने से पहले तमाम हुकूमतों की कमोबेश एक पॉलिसी थी, और वो थी आयरन कर्टन पॉलिसी। कभी आपने सुना हो या देखा हो कि इन हुकूमतों ने अपने मुआशी मामलात कहाँ से पैसे ले रहे हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं, चाइना ने आपको क्या दिया हुआ है, CPEC का कौन सा रूट इनको मिला हुआ है? कोई चीज़ इन्होंने ना कभी पार्लियामान के अंदर डिस्कस की। ये तो रिवाज हमने डाला है ना, क्या है पार्लियामान के अंदर बात करते हैं। कभी पाकिस्तान के लोगों को, हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, हम लोग ही थे, आज हुकूमत का हिस्सा हैं,
कभी हुकूमतों ने अपने मामलात को अपने लोगों के सामने रखा नहीं है उस तरह खोल के कि उनको पता हो। लेकिन मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि ये कोई एक प्ली नहीं है या कोई ऐसा डिफेंस नहीं जो हम ले रहे हैं, लेकिन ये लोगों को पता होना चाहिए कि आज की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और प्राइम मिनिस्टर जिसके इमरान खान है, इससे पहले कभी हुकूमतों ने, क्या मुझे बताइए, कभी सी पैक की डिटेल्स को कौम के सामने रखा? जवाब है नहीं। जो IMF से पहला पैकेज आते ही बेल आउट पैकेज लिया था पीपल्स पार्टी ने, आज तक लोगों को नहीं पता कि उसकी लिखाई किधर हुई और उसके अंदर जो नकात थे उसने किसने लिखे। ऐसे ही मुस्लिम लीग नून ने जो बेल आउट पैकेज लिया है IMF से, आज तक बताया ही नहीं गया। तो ये जो एक आयरन कर्टन पॉलिसी हुकूमतों की रही है, ये तो हमने आके एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन राइट के बिल लेके आए हैं और खैबर पख्तूनख्वा से लेके मरकज़ की हुकूमत के अंदर और लोगों को और टेलीविजन के ऊपर और अपना तजिया करने वालों को और अपोजिशन पार्टीज को पता लग रहा है कि हुकूमत के अंदर क्या हो रहा है। इन लोगों ने कभी नहीं बताया। जब हम हुकूमत के अंदर आए हमें एहसास नहीं था कि हालात इस कदर बुरे होंगे। देखिए, क्या आप ये खजाना तो एक तरफ छोड़ देना जी, इनके करतूतों और हरकतों की वजह से आप देखिए खारजा के महाज के ऊपर वहां तो खजाना इन्वॉल्व नहीं था, यूएई आपसे खुश नहीं था, आपके रीजनल अलायंस था, आपसे पीठ किए बैठा था, अमेरिका आपकी बात नहीं सुन रहा था, हत्ता कि सऊदी अरब जो हमारे हमेशा बरादराना ताल्लुकात में रहा है, इन हुकूमतों की पॉलिसीज की वजह से आपसे बात करना तो दरकिनार, आपकी किसी इंटरनेशनल फोरम पे हेल्प नहीं कर रहा था। चाइना बार बार ये अंदिया दे रहा था कि सी पैक के मामले को आपका ये बयानिया मुतमईन कर सकता है नहीं, इस पर भी मजीद गुफ्तगू करते हैं। बस साहब, अखुनज़ादा चट्टान साहब को मैं गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। चट्टान साहब, अब ये हुकूमत इस वक्त कहती है कि IMF के पास से आखिरी बार जा रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना, बिजली की कीमत बढ़ना, गैस के बिल्स में इजाफा होना, क्या ये इनडायरेक्टली IMF की शराइत ही पूरी की जा रही है, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, या वाकई इस वक्त ये हुकूमत की जरूरत है? पीपल्स पार्टी क्या सोचती है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैंने दुनिया में बहुत सारे झूठे देखे हैं, लेकिन PTI वाली जिस ढाई से झूठ बोलते हैं ना, बंदा हैरान हो जाता है कि या तो मैं इस मुल्क में नहीं रह रहा हूँ या ये PTI वाले इस मुल्क में नहीं रह रहे। मेरा भाई कह रहे हैं कि हमें किसी चीज का पता नहीं था क्योंकि हम हुकूमत में नहीं थे। भाई, आप असेंबली में थे और असेंबली में जो लोग होते हैं वो हर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होते हैं और इस मुल्क की जितनी पॉलिसियां बनती है वो सारी की सारी असेंबली से बन के आती है और उसमें हर पार्टी का मेंबर, हर स्टैंडिंग कमेटी, ऐसा कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं है जिसमें अपोजिशन के अरकान नहीं होते हैं और अपोजिशन का, स्टैंडिंग कमेटियों का, चेयरमैनों का और पार्लिमानी लीडरों का अपना हिस्सा होता है, जो हर अपोजिशन को स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन भी मिलती है। आपका पुख्तनख्वा में हुकूमत था और ये जो इतना कह रहे हैं कि हमने हक दिया लोगों को, भाई आपने तो अभी तक असेंबली में कोई बिल टेबल तक नहीं किया है, कहाँ दिया है? क्यों कौन को झूठ बोल रहे हैं? और कब कौन सा पॉलिसी पाकिस्तान में छुप के रह गई है? हर रात एक एक बात पे 100 टॉक शोज होते हैं। यहाँ पे तो ऐसी चीजों पे भी टॉक शोज होते हैं जो अदालतों में होते हैं, जो बाहर दुनिया इस पे कोई टॉक शो नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई चीज, किसी हुकूमत का कोई चीज पोशीदा नहीं है। इसके बावजूद आप लोगों ने कौम से क्या वादा किया था कि हम आके आप लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे। हालात को आप लोगों को बेहद पता था कि हालात कैसे है, फिर भी आप लोगों का वादा ये था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। हम आप लोगों पे डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। हम डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स आप कौम पे लगाते हैं तो इसका मतलब ये है आप गरीब का कमर तोड़ते हैं। आप लोग क्या कह रहे थे कि 30 लीटर पेट्रोल पे कितना डाका पड़ रहा है इस कौम की जेबों पे। इसके बावजूद कि आप लोगों के तमाम हालात का पता था, फिर भी आप लोगों ने कौम से वादा किया कि हम कर्ज नहीं लेंगे, IMF के पास जाके हम खुदकशी कर लेंगे। फिर ये लोग चले गए, तो जब चले गए तो कौम को क्या कहा कि पिछली हुकूमतों ने कर्ज लिए थे, हम इस कर्ज को अदा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। तो अगर आप कर्ज अदा करने के लिए ले रहे हैं फिर तो पाकिस्तान का कर्जा कम होना चाहिए था। पाकिस्तान के कर्ज तो कम नहीं हुए। सही। पाकिस्तान के कर्जों में तो आपने 9 महीनों में 3,500 का इजाफा किया। दूसरा, जो ये लोग
सफेद झूठ जो 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 बोल रहे हैं और जो कह रहे हैं और कौम को गुमराह कर रहे हैं, वो ये है कि ये कौम से कह रहे हैं कि हालात बहुत खराब है। भाई हालात तो इस टाइम खराब थे जो बांग्लादेश टूट गया और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को एक टूटा फूटा मुल्क मिला, जिसके मुल्क के फौज का मोराल गिर गया था, जो आपसे एक मुल्क टूट गया था। हमने इस मुल्क को एक ताकत बनाया। हालात तो इस टाइम पे खराब थी जो मुशर्रफ से हमें हुकूमत मिला, जो सवाद से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था। ठीक है चट्टान साहब, जो तमाम सवालात आप उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये तमाम सफेद झूठ बोले, आपके तमाम सवालात इनके जवाब बसरा साहब से लेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम के शुरू में असद उमर साहब के जिस शॉर्ट का मैंने जिक्र किया था जिसमें वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक बात कर रहे थे, पहले वो सुनवाते हैं फिर आके बात करते हैं। सिम की होगी, फिर वही कोशिश करेंगे कि जो गरीब है, जो मुतवसत तबका है, उस पर बोझ कम डाला जाए। बैनुल-अक़वामी कीमत जो तेल की वो उसमें भी इजाफा हुआ है। शायद ये कीमत वापस आ जाए, लेकिन अगर ये वापस ना आई तो जाहिर है वो तो एक नॉर्मल हुकूमत का सिस्टम है, चाहे कोई भी हुकूमत हो। इंटरनेशनल प्राइस ऊपर जाती है तो फिर पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़। तो असद उमर साहब बैनुल-अक़वामी कीमत की बात कर रहे थे। 2018 में ये कीमत थी $69.5 फी बैरल और अब 2019 में ये $60 फी बैरल पर आ गई है। $9 की कमी हुई है, लेकिन ये हुकूमत फिर भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने जा रही है। अमीर, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है। हुकूमत में आने से पहले इनके दावे, इनके इल्जामात जो माजी की हुकूमत पर थे, और अब जब ये खुद पावर में तो उसी पॉलिसी पर आगे चल रहे हैं। उसमें कोई तब्दीली तो दिखाई नहीं दे रही। उस वक्त जिस टैक्स की ये बात करते थे कि पेट्रोल पर ये टैक्स नहीं होना चाहिए, डीजल पर ये टैक्स नहीं होना चाहिए, आज वो तमाम टैक्स ये हुकूमत भी वसूल कर रही है। तो फर्क क्या है पिछली और इस हुकूमत में? देखिए अहबाब, टैक्सेशन जो है वो जरूरी हिस्सा है। टैक्स के बगैर कोई रियासत चल नहीं सकती है। सवाल ये होता है कि वो टैक्स आप जो कलेक्ट कर रहे हैं वो रैशनली कलेक्ट किया जा रहा है या इरैशनली कलेक्ट किया जा रहा है। टैक्स का बोझ जो है वो आम आदमी पर ज्यादा है या अशराफिया पर ज्यादा है, सरमायादार पर ज्यादा है। टैक्स जो है वो सही तरीके से लग रहा है लोगों के ऊपर या नहीं लग रहा। टैक्स जो है उसका कलेक्ट करने का निजाम जो है वो शफाफ है या नहीं। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर किसी भी हुकूमत को रेट किया जाता है। ये कहना कि हुकूमत टैक्स ले ही ना, ये तो दुनिया का कोई मुल्क भी आप देखें जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जिनको हम समाजी बहबूद की रियासत कहते हैं, वो ममालिक दुनिया के 5-6 स्कैंडिनेवियन वो कंट्रीज के जो पूरी दुनिया के लिए, हत्ता कि यूरोप और अमेरिका के लिए भी एक आइडियल मुल्क की हैसियत रखते हैं। हमारे लिए यूरोप और अमेरिका आइडियल है, यूरोप और अमेरिका के लिए भी जो अगर कोई आइडियल स्टेट है तो वो स्कैंडिनेवियन ममालिक है। उन ममालिक के अंदर 50-56 टैक्स लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि टैक्स लग क्या रहा है। ये है इमरान खान का इम्तिहान, ये है इमरान खान साहब की टीम का इम्तिहान। उसके अंदर अभी तक ये कामयाब नहीं हो पा रहे। ये कहना कि ये टैक्स तो लेना हुकूमत तो मुमकिन नहीं है ना, अगर हुकूमत के पास टैक्स ही जरिया आमदन है सबसे बड़ा। जहां तक असद उमर साहब की बात है तो असद उमर साहब, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत डूबी, अरबाब मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर इमरान खान साहब 2023 का इलेक्शन हारे, अगर इमरान खान साहब नाकाम हुए, तो उसमें जिस शख्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो असद उमर होगा। असद उमर जिसको कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन। अगर तहरीक इंसाफ का खुदा न खास्ता अगर कोई सियासी ताबूत बनता है तो उसके अंदर अगर कोई आखिरी कील होगा तो उसका नाम होगा असद उमर। असद उमर साहब को एडम स्मिथ बनाकर पेश किया गया था, एडम स्मिथ बनाकर, बाबाए इक्तिसादियात बनाकर। ये 7 महीने गुजर गए हैं। छोटी छोटी कुछ 1-2 चीजें बहती के बाद कोई बड़ा रिफॉर्म पैकेज, कोई बड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कोई टैक्स रिफॉर्म्स, पाकिस्तान की मैशत को अपलिफ्ट करने का कोई विजन नहीं दे सके आज तक। वो आपने प्लान देना होता है, एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है, एक मिड टर्म प्लान होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप एक रात के अंदर ही पाकिस्तान को ओवरनाइट आप पाकिस्तान को दुनिया की 3री-4थी मैशत बना दें। आप पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है वो $1500 से उठा के आप $50,000 कर दें। आप पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $23-24 से उठा के आप वो $2-4 हज़ार करते हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे ओवरनाइट, लेकिन ये कैसे होगा, उसका रास्ता, उसका रोड मैप, उसका विजन, ये काम होता है पॉलिटिकल लीडरशिप का कि वो काम के सामने रखे। अमल के लिए वक्त चाहिए होता है, वक्त आपको काम देने को तैयार है। 5 साल तो आपको मिल गए, अगले 5 साल भी मिल जाएंगे, लेकिन होगा कैसे? असद उमर साहब कोई विजन सामने नहीं रख सके। असद उमर साहब को ओवर रेट किया जाता रहा। बहुत अच्छे आदमी होंगे, लंबा कद है, एंग्लो से रिटायर हुए, बड़ी तनख्वाह ले रहे थे, ये सारी उनके बारे में एक परसेप्शन बिल्डिंग की गई, उनका एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया। पता चला कि उन्होंने आके अमीर गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, चूंकि एक ब्रेक का वक्त है। असद उमर साहब की जो हाइप वाकई इलेक्शन से पहले क्रिएट की गई थी, अब वो इस पर कितना पूरा उतरते हैं, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या सोचती है, बसरा साहब का भी इस पर टेक लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर मजीद बात होगी।
प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, हुकूमत एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने जा रही है, जिसका ज़ाहिर बराह रास्त बोझ सबसे ज़्यादा गरीब आवाम पर ही पड़ेगा। तो बसर साहब, ब्रेक से पहले अखुंज़ादा चट्टान साहब ने जो सवालात उठाए कि आपकी हुकूमत जब बनने जा रही थी उससे पहले आप लोग ये कहते थे कि आवाम पर से इनडायरेक्ट टैक्सेस हम हटाएंगे, आवाम की मुश्किलात में कमी लाएंगे, कर्जे नहीं लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जितनी बातें पहले की गई थी, जितने दावे पहले किए गए थे, बाद में उनमें से कोई पूरा होता नहीं दिखाई दिया। आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ भी अभी तक है, बल्कि पहले से शायद और ज्यादा हो रहा है। कर्जे भी आप लोग ले रहे हैं, तमाम दोस्त ममालिक ने तो कर्जे दे ही दिए हैं, सूरत हाल में कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन IMF के पास भी जा रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन में तो कोई चेंज नहीं आया माजी की हुकूमत और इस हुकूमत में। जी, सबसे पहले तो मैं चट्टान साहब को जवाब देने से पहले अमीर अब्बास साहब ने जो बातें की हैं, मैं अमीर भाई जो है ना, इनकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ कि जो मामलात हैं इनको ठीक होना चाहिए। और ये बात में अमीर भाई आप अगर सुन रहे हैं, अमीर अब्बास साहब, हुकूमत का रिजॉल्व तो है चीज़ों को ठीक करने में। क्या हम कहीं हमने विड्रॉ किया इस बात से, या कहीं हमने बैकफुट पे चले गए हैं, या कहीं हमने कहा हो कि जी ये तो हमारा सियासी नारा था जी 50 लाख घर या 1 करोड़ नौकरियां हमारा सियासी नारा था? बिल्कुल नहीं है। हमारा रिजॉल्व भी है और हम इंटेंशन भी रखते हैं और इस पर बड़ी तनदही से काम भी कर रहे हैं। सिर्फ एक मैं इशारतन अमीर अब्बास साहब के सामने एक बात रखता चलूँ, फिर चट्टान साहब की बात करते हैं। अमीर भाई, जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं असद उमर साहब और जो गवर्नमेंट बना रही थी, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं। शुरू में जब हम आए तो हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। हम तो अपनी हुब्बुल वतनी के तहत जो स्ट्रेटजीज बना रहे थे वो मीडिया में भी शेयर हो रही थी और सबको बता रहे थे। ये जो हुकूमतें पिछली रही हैं और इनके वो लोग जो अभी भी इस सारे निज़ाम को जकड़े हुए हैं मुआशियत के, जब वो हमारी स्ट्रेटजीज़ को देख रहे थे तो उसके अगेंस्ट अपनी अपनी जो वॉल्स हैं वो खड़ी करते रहे। उसकी वजह से डॉलर के लिए मामला ख़राब हुए। इसलिए असद उमर साहब और ये जो हमारा वजारत ख़जाना है और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर जो भी चीज़ें इस मुआशियत की बेहतरी के लिए 16-16 घंटे काम हो रहा है। लेकिन वो इंशाल्लाह ताला, एक तो हम मीडिया के साथ शेयर अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर वही करेंगे जो पहले डॉलर के मामले में करते रहे हैं, लेकिन आपको इसके असरात इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो बड़ी जल्द देखने को मिलेंगे। अब मैं अखुंज़ादा चट्टान साहब से ज़रा बात करना चाह रहा हूँ। मैं अगले रोज़ भी एक प्रोग्राम इनके साथ बैठा हुआ था, तो अखुंज़ादा चट्टान साहब को पता नहीं क्या हो गया है। चले बिलावल साहब को समझ आती है ना क्या हुआ है, उनके वालिद साहब को मसला हुआ है, वो सारी फुप्पो समेत अंदर जा रहे हैं, अदालतें उनके एहतसाब के लिए खड़ी हुई हैं, सरे महल से लेके ओमनी तक सारे मामला दुनिया के सामने आ रहे हैं। उनकी तकलीफ तो समझ में आती है, लेकिन मेरे अखुंज़ादा चट्टान मेरा भाई है, इतना अच्छा पोलिटिकल वर्कर है, इनकी जुबान को क्या हो गया है? अगले रोज़ टेलीविजन पर बैठ के भी अजीब बातें करते, आज भी कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। मेरे ख्याल में अखुंज़ादा चट्टान साहब, ये नेशनल टेलीविज़न है, इसके ऊपर हमें बड़ी सोच समझ के बात रखनी चाहिए। और आप तो पीपल्स पार्टी वाले तो हमेशा दावा करते हैं हम बड़े हाई मॉरल ग्राउंड पे पॉलिटिक्स करते हैं। मैं ज़रा लॉजिक के साथ आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अभी आपने पहले कहा जी कि जी पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटियाँ होती हैं और सारे जो हम अपोजिशन के अंदर थे वो स्टैंडिंग कमेटियों का के हम रुकन थे। जब ख़त्म नबूवत के कानून में तरमीम की जा रही थी तब भी स्टैंडिंग कमेटियाँ तो थी ना, आपके लोग भी थे, आपकी पार्टी भी मौजूद थी, आप हिस्सा रहे फिर स्टैंडिंग कमेटियों के अंदर उस तरमीमी बिल के अंदर। आप तो कहते हैं हम रहे नहीं हैं, फिर आपका लॉजिक तो फेल हो गया, क्योंकि हुकूमतें जब आपके पास भी थी और नवाज शरीफ के पास भी थी, खानदानी एम्पायर्स हैं। आप नहीं बताते आपकी सल्तनतें होती हैं, आप नहीं बताते पार्लियामेंट को आपने रखा होता है रबर स्टैंप के तौर पे, स्टैंडिंग कमेटियां रबर स्टैंप के तौर पे कि ये बादशाह सलामत का फैसला आ गया है, कहीं से उनको इनपुट आई है, सुबह जाके पार्लियामेंट में लाइन में खड़े हो जाओ और इस पर मोहर सबत कर दो। और ज़रा मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ चट्टान साहब कि आज अदालत ने हमें बताया, आज FIA ने हमें बताया कि ओमनी ग्रुप के साथ खरबों रुपया आप रगड़ गए हैं, दाएं से बाएं कर गए हैं। कौन सी स्टैंडिंग कमेटी में आपने आके बताया था कभी पहले? हमें बताइए ना ज़रा, क्या पीपल्स पार्टी ने सिंध की किसी स्टैंडिंग कमेटी में बताया कि हमारे जरदारी ग्रुप के जो मुआशी लेन देन है अंडर कवर ओमनी ग्रुप के साथ स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस करते थे? आप लाके पार्लियामेंट में करते थे, ऊपर यहाँ नेशनल जो असेंबली के स्टैंडिंग कमेटीज में करते थे? मुझे बताइए, नवाज शरीफ ने कभी बताया स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कि मैं पैसे चोरी करके लेके जा रहा हूँ और एवनफील्ड के अपार्टमेंट ले रहा हूँ? कभी आपने स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि हम पैसे लेके जा रहे हैं, सरे महल में जाके मालात खरीद रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपने स्टैंडिंग कमेटियाँ रखी हुई हैं कि जरदारी साहब को बात कर दे, उस पर रबर स्टैंप मार दो। नवाज शरीफ में रखी हुई है कि मैं अगर कोई तरमीम ले आऊँ किसी के इशारे पर उस पर रबर स्टैंप मार दो, मैं अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता हूँ, मेरे पे रबर स्टैंप मार दो, पाकिस्तान का कर्जा लेके लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ, मेरे पे रबर स्टैंप मार दो। भाई पार्लियामेंट को तो आप कभी बताते ही कुछ नहीं है। अभी लेटेस्ट सुन लीजिए, आप पार्लियामेंट के तकद्दुस की बात करते हैं ना, पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर के ऊपर मुत्तफिका रेजोल्यूशन हम लेके आए,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी गवर्नमेंट और जरदारी साहब के बेटे जो इनके चेयरमैन हैं, वो वहां खड़े होकर भारत का बयानिया टेलीफोन पे ऊपर कहीं से आ रहा था, वो पढ़ते रहे। इनको हम कहते रहे नहीं, इट्स नॉट फिनिश जी, हम इनको कहते रहे कि पार्लियामान का तकद्दुस ये है कि लोगों ने वोट दे के हमें भेजा है। आज एक मसला बड़ा है, भारत हमारे बॉर्डर्स पे खड़ा हुआ है, जंग के हालात पैदा हुए हैं, कश्मीर के अंदर देखें क्या बर्बरियत है। लेकिन वो कह रहे थे नहीं, ये जो मुझे टेलीफोन के ऊपर मुझे मैसेज आ रहे हैं ना, मैं ये पढ़ के सुनाऊंगा। अब जरा मैं आपने जवाब भी दे दिया और कई सारे आपने सवाल भी इनके लिए खड़े कर दिए। और बार बार जो पीपल्स पार्टी कहती है जल्दी से हमें जब मिला था जी, मुल्क टूटा हुआ था, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ के देख लें चट्टान साहब, सबसे ज्यादा जीडीपी रेट रहा है अयूब के दौर में। ही वाज योर प्रीडिसेसर 71 से पहले, और उसके बाद मुल्क की मुआशियत बुलंद हुई है मुशर्रफ के दौर में। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी गवर्नमेंट के सर्वेज और गवर्नमेंट की एजेंसीज कहती हैं। उसके प्रीडिसेसर आप थे, दोनों दफा बेहतरीन इकोनॉमी का रेट आपको मिला, और आपने तभी तो सरे मोहल्लात बनाए, तभी तो अमनी के साथ शुगर मिले, 22 शुगर मिले, ऐसे तो नहीं आ गई ना। तरफ भी जाना है, इसका एक कंक्लूजन रिमार्क्स अखून ज़्यादा चट्टान साहब से मुझे लेने दें। बस अब एक सेकंड रुकिए जी। चट्टान साहब, ये जो मईशत की जो खराबी है, इस टॉपिक को करने जा रहे हैं, फिर दूसरे टॉपिक का आगाज करते हैं। इस मईशत की खराबी की जिम्मेदार जाहिर है ये हुकूमत तो नहीं है जो इस वक्त हुकूमत में आई है, जो पिछले 10 साल गुजरे हैं, नून लीग की हुकूमत, आपकी अपनी पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 से 13 के दौरान। असल जिम्मेदारी तो उनकी थी, उनकी ये खराबी आज इस हुकूमत में मुंतकिल हुई है। मुख्तसरन कमेंट कर दिएगा चट्टान साहब इस पर जरा। देखिए जी, हर हुकूमत, आप पाकिस्तान का हिस्ट्री उठा के देख ले, कोई भी हुकूमत आए तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये हमसे पिछले हुकूमत को बहुत अच्छे हालात मिले। लेकिन अगर आप तजिया करें, ये लोग तो 10 साल की बात करते, क्योंकि 10 साल पहले तो मुशर्रफ का हुकूमत था, यहाँ पे तो ये जाते तो इनके पर जलते। लेकिन आप देख ले कि हमें किस हालात में हुकूमत मिला, फिर हमसे नवाज शरीफ को किस हालात में हुकूमत मिला, और फिर नवाज शरीफ से उसको किस हालात में हुकूमत मिला। हमें जो हुकूमत मिला, आइन टूटा हुआ था, ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान का तराना बजाना बंद हो गया था, स्वात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, 19 साल से NFC अवार्ड नहीं हुआ था, रोज धमाके होते थे, और हर रोज और उन शोहदा के लिए पैकेज, और जो पुलिस वाले और जो हमारे फोर्सेज वाले शहीद होते थे, वो हालात भी आप नजर में रखिए। फिर हमसे जो एक जमहूरी हुकूमत से दूसरी जमहूरी हुकूमत को जो हो रहा था, फिर क्या मसाइल थे, कराची की क्या हालात थे, और क्या ओवरऑल हालात थे, और फिर नवाज शरीफ से उनको जो हुकूमत मिला, इनको कोई मसला नहीं है, इनका एक ही मसला है। ये खुशकिस्मत हुकूमत है कि 2 जमहूरियतों के बाद उनको हुकूमत मिला है, और इनका एक मसला है, वो है मईशियत का, कि इस पे ये तवज्जो दे दे। और इसके इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, सारे हालात का इन लोगों को कि ये कैसे हो सकता है मेरे भाई। और मेरे भाई स्टैंडिंग कमेटियों में कहा कि इस करप्शन में बात, भाई ये इन्वेस्टिगेशन इदारे नहीं है, स्टैंडिंग कमेटियों में पॉलिसियां बनते हैं। जो इल्जामात का ताल्लुक है, वो तो सदर इसाक के दौर में भी हम पे ये इल्जामात थे, इसके बाद फिर से पुरमान के दौर पे भी वही इल्जामात थे, फिर आ जाते मुशर्रफ के दौर में भी ये इल्जामात थे, फिर आ जाते चौधरी निसार के जमाने में कि 472 अरब रुपए पकड़े गए, और ये लॉन्च पकड़ा गया, और लॉन्च में पता नहीं कितने डॉलर है, और इस मिनिस्टर के घर पे छापा पड़ा, और पता नहीं कितने कितने मन सोना निकल गया। इल्जामात सिर्फ हम पे नहीं है मेरे भाई, आपके 26 लोग। चट्टान साहब, आप कह रहे हैं कि आपको जब हुकूमत मिली, जाहिर है उस वक्त मुल्क के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। चलें, अमीर का भी मैं इस पर कमेंट ले लूं, फिर हम अपने दूसरे मौजूद की तरफ जाते हैं। चट्टान साहब जरा रुकिएगा, चट्टान साहब आपके पास मैं वापस आता हूं। अमीर, चट्टान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, कह रहे हैं जिस वक्त इनको हुकूमत मिली थी, मुल्क में उस वक्त दहशतगर्दी, आइन टूटा हुआ, हालात खराब थे, मईशत भी बहुत खराबी पर थी। फिर जब मियां साहब को हुकूमत मिली, उस वक्त दहशतगर्दी मुल्क में थी, कराची के हालात खराब थे, कराची ज़ाहिर है पाकिस्तान का मुआशी हब है, तो ये हुकूमत तो बड़ी खुशकिस्मत है कि इन्हें जिस वक्त इस वक्त हुकूमत मिली है, मुल्क में मईशत का मसला है, बाकी तमाम मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपका इस पर लास्ट कमेंट। अच्छा अरबाब, ये चट्टान साहब जो फरमा रहे हैं, आप कह रहे हैं आप मुशर्रफ साहब से रब्ता करें, अभी उनको लाइन पे लें, कहें प्रोड्यूसर साहब से, साहब से कि लाइन आपकी किस पार्टी के सीनियर मेंबर को लाइन पे लें, उनसे पूछें कि जब उनको इक़्तिदार मिला था 1999 में, जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया और उनको इक़्तिदार मिला,
उनसे जरा पूछे, वो भी मगरमच्छ के आंसू रो के आपको बताएंगे कि उनके जमाने में हुकूमत की क्या हालत थी, उनको किस हाल में खजाना मिला, उनको किस हाल में इदारे मिले, उनको किस हाल में जमहूरियत मिली, उनको किस हाल में तबाही और बर्बादी मिली। इसी तरीके से अब आप शेख साहब 97 में आए तो मौतमा की हुकूमत थी 93 से 96 तक। आप जरा नवाज शरीफ साहब की पार्टी किसी मोहतम को लाइन पे उनसे पूछें कि 97 में जब हुकूमत आई थी नवाज शरीफ साहब की, तो उस वक्त ये क्या कहते थे मोहतमा की हुकूमत के बारे में कि वो तो खाना खजाने को तबाह कर गई, बर्बाद कर गई। इसी तरीके से जब मोहतमा इक़्तिदार में आई 93 से 96 तक, तो 90 से 93 तक मियां साहब की हुकूमत थी, उस वक्त मोहतमा। ये तो हमारे यहाँ एक घिसी पिटी किरदान है। अगर इमरान खान साहब कामयाब ना हुए, आप देखिएगा ये भी यही कह रहे होंगे, जिस चट्टान साहब मेरे भाई है बड़े, जैसे ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो नवाज शरीफ ने बेड़ा गर्क करके दिया। भाई ठीक है, सबने बेड़ा गर्क करके दिया, लेकिन अब आपको डिलीवर करना है। मैं चट्टान साहब के इस आर्गूमेंट को बाय नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरीके से काम नहीं हुआ। किसी भी हुकूमत में, किसी भी हुक्मरान में, चाहे वो सिविलियन था, चाहे वो डिक्टेटर था, उसने जिस तरीके से डिलीवर करना चाहिए था उसे डिलीवर नहीं किया। लेकिन अब जो हुकूमत आती है, हम उसको बड़ी जुम्मा करार नहीं दे सकते कि क्योंकि पिछले तबाही फिर के गए थे, लिहाजा आप सारी तबाही जो है, सारा नजला जो है, वो आप उसी के ऊपर गिराते हैं जिनके ऊपर पहले था। अब आखिर किसी न किसी ने तो ठीक करना है ना इस मुल्क को, तो अब ये जो हुकूमत है इसको ठीक करके देना होगा। वादे किए हुए हुकूमत को इसके अलावा इस हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं है। अब हम ये कौन आजिज आ चुकी है, तंग आ चुकी है, ये बार बार ये सुनने को, ये जवाब सुनने को। एक तो क्या कहते हैं, एक तो उज़्र, ऊपर से वो जो उज़्रे गुनाह, बदतरस गुनाह, एक तो गुनाह फिर ऊपर से उज़्रे गुनाह, एक तो गलत काम होते रहे, हुक्मरान मुख्तलिफ सक्सेसिव रेजीम्स करते रहे, फिर उसके जवाब देते रहे, उसके बहाने देते रहे। भाई अगर आपको जवाब और बहानों का इतना शौक है तो जाए, अपनी जागीरें संभालें, अपनी फैक्ट्रियां संभालें, अपने खानदान को संभालें, जाए अयाशियां करें, मौज मस्ती करें, अपने कारोबार संभालें, सैर सपाटे करें, दुनिया में छोड़ दें सियासत, किसी और को आने दें। अजीब, ना तो जान छोड़ते हैं सियासत की और ना डिलीवर करते हैं। और भाई अगर डिलीवर नहीं कर सकते तो हमारे पास बहाने ही बहाने हैं, तो छोड़ दो ना, किसी और को आने। तो 22 करोड़ लोग हैं ना, मर तो नहीं गए, बारिश तो नहीं होगी इस कौम की माए कि और कोई लीडर पैदा नहीं हो सकते। मैं तमाम जवाबों के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने जवाब देने तो खुदा ना फिर आप जाए, कोई हक नहीं है आपका इस मुल्क के अंदर काम करने का और सियासत में। आपके पास और बहुत सारे मशागल हैं, बहुत सारे शौक हैं, वो कर लें, आप शिकार खेलें, जाके कुछ और कर लें, लेकिन ये काम मत करें सियासत का। उस सिलसिले में भी जरा थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर इस वक्त 10 अप्रैल तक जमानत पर रिहा हैं। तो अखुनज़ादा चट्टान साहब, पीपल्स पार्टी ने अभी जो मार्च किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में ही एक मार्च किया, वफाकी हुकूमत के खिलाफ वो मार्च कर रहे थे, सिंध में मौजूद थे। अब 4 अप्रैल को फिर वो एक जलसा करने जा रहे हैं, तकरीर से खिताब करेंगे, ज़ाहिर इदारों को तनकीद का निशाना बनाएंगे, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाएंगे। एहतसाब के अमल को खुले दिल से तस्लीम क्यों नहीं कर रही है पीपल्स पार्टी? देखिए जी, हमने तो हमेशा से एहतसाब को कुल्ली दिल से तस्लीम किया है और हमने कभी ये नहीं कहा है कि एहतसाब नहीं होना चाहिए। हम तो हमेशा कह रहे हैं कि भाई एहतसाब करे, एहतसाब करे। हमारा तो हमेशा एहतसाब हुआ है। मैंने आपको एक लंबी हिस्ट्री बताई सदरी साहब से अभी तक जो हिस्ट्री है मैंने आपको बताई। हमारे अलावा तो किसी का एहतसाब नहीं हुआ है। हमारा मुतालबा तो ये है कि जनाब वाला ये एहतसाब आप क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट करे। अब हुकूमत में, फेडरल गवर्नमेंट में आप देख लें, इसमें 26 ऐसे लोग जो या स्पीकर है या फेडरल मिनिस्टर है, बड़े बड़े ओहदों पे जो है बशमूल जनाब मुहतरम वज़ीर आज़म साहब, इन सारों पे एहतसाब के केसेस है। आप हमारे लिए जो तरीक़ा अपना रहे हैं इनके लिए भी अपनाए। अब हमारे केसेस जो संघ के केसेस है, जो कराची की केसेस है, जो कराची बैंक एंड कोर्ट के केसेस है, उनको आप मुंतकिल कर रहे हैं पीएनडी। जवाब क्या बता रहे हैं? जवाब आप ये बता रहे हैं कि चूंकि वहां पे आप लोगों का हुकूमत है, तो फिर तो पुख्तनख्वा में आपका हुकूमत है, पंजाब का आपका हुकूमत है और मरकज में आपका हुकूमत है, बलूचिस्तान में आप इत्तेहादी है, तो आपके जिन लोगों पे इल्जाम है फिर इनके केसेस आप सन मुंतकिल करें। अगर वहाँ के चीफ मिनिस्टर केसों पे असरअंदाज हो सकता है, तो क्या आपका वजीर दिफा असरअंदाज नहीं हो सकता? इस पे केसेस है, फिर इनसे भी ये ओहदा ले ले। क्या आपका जो पंजाब का स्पीकर है, जो जुबैर जलाल साहिब है, जो मतलब है कि 26 लोग जो आपके पुख्तनख्वा का वज़ीर आला है और भी बहुत सारे वज़रा है, मुशीरे है, तो हम एक सा एहतसाब चाहते हैं। ये जो मौजूदा इदारा है इसमें दो राय नहीं कि ये ना एहतसाब के लिए बना था, न इन्होंने कभी एहतसाब किया है। ये इंतकाम के लिए बना था, सियासी अपोजिशन पार्टियों को तोड़ने के लिए बना था, अपोजिशन पे दबाव डालने के लिए बना था और हमेशा इस इदारे ने यही काम किया है।
तो अब हमको इन चीज से निकलना चाहिए, चाहे चोरी में मैं मुलविस हूँ, मेरा लीडर मुलविस है, कोई और मुलविस है, पाकिस्तान के बढ़ के कोई नहीं। लेकिन चट्टान साहब आपने अपने दौरे हुकूमत में, और चट्टान साहब 5 साल आपको मिले, 5 साल नून लीग को मिले, आपने इस इदारे में कोई रिफॉर्म्स तो नहीं लेके आए ना, इसके कवानीन को तब्दील तो नहीं किया आपने, आपकी अपनी हुकूमत में, नून लीग की हुकूमत में? हम नहीं लाए कि हमें इस मुल्क में कभी भी इतना अक्सरियत से हुकूमत नहीं मिला है कि हम कोई अपने खुद से कोई चेंजेस लाए। जो मुस्लिम लीग नून था वो समझ रहा था हमारे साथ ये चीज, इसका मुआहिदा भी था मिसाक जमहूरियत में, जिसपे अमल नहीं हुआ है, लेकिन वो समझ रहे थे कि ये कानून तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए बना है, हमेशा पीपल्स पार्टी का एहतसाब हुआ है और आइंदा भी इस पार्टी का एहतसाब इस पे होगा, इसलिए वो लोग हमारे साथ राजी नहीं थे। आज वो मान रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे, हमसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलती हुई तो उसको आप हमेशा के लिए जारी रखिए, अभी चाहिए। ये मेरे भाई ने जितने, बसरा साहब ने जितना हिस्ट्री बयान किया ना, ये हमेशा जब से हुकूमतों को ये कानून सिर्फ हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, ये कल पीटीआई के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, जिसका जनीको को किसने लाया था, फिर किस इल्जाम पे निकाला, करप्शन पे, एहतसाब पे, हमेशा एहतसाब के नाम पे इंतकाम हुआ है। चले बसरा साहब से भी इस पर जवाब ले लेते हैं। बसरा साहब, अब आपकी हुकूमत पर जिम्मेदारी है, अगर आप इन कवानीन में तरमीम नहीं लाए, इनको आपने तब्दील नहीं किया, तो फिर ये कल को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, मैं अखवंज़ा चट्टान साहब को बिलखुसूस और आपकी सारी ऑडियंस को जो सुन रही है अभी प्राइम टाइम में बिलअमूम ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, हम एहतसाब के अंदर जो कवानीन हैं इनमें तब्दीली करेंगे, लेकिन इनको मज़ीद सख्त करेंगे। इनके अंदर जो लैकुनाज हैं, जो मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ और मैं नैब ऑर्डिनेंस की प्रैक्टिस भी करता हूँ, हम इसके अंदर बड़े हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो नैब के लोगों को प्रेशराइज कर लेते हैं और चीज़ें ठीक नहीं करते हैं। तो लिहाजा वो एक जो चीज़ है, तो मैं ये कह रहा था कि हम तरमीम जो करेंगे वो ये करेंगे कि हम इसमें बेहतरी लेके आएंगे, इसके लैकुनास को हम ख़त्म करेंगे। और चट्टान साहब देखिए, ये तो पूरी दुनिया को पता है, ये परसेप्शन जो बन गई है हकीकत की वजह से कि आपने तब्दील नहीं किया, आप कह रहे हैं हमारे पास इतनी अक्सरियत नहीं थी। 18वीं तरमीम आपने किसके हुक्म से की थी? फिर वो वोट कहाँ से आ गए आपकी 18वीं तरमीम के लिए? आपके पास अक्सरियत थी, आपने क्योंकि नैब जैसे कवानीन को और नैब के इदारे को हमेशा आपने पॉलिटिकल अपने ओपोनेंट्स को दबाने के लिए इस्तेमाल किया। फिर उनके पास भी अक्सरियत थी, नून लीग के पास, वो भी यही करते थे। आप दोनों इसको बदलना नहीं चाहते थे, आपके वहमो गुमान में भी नहीं था, आपकी कभी ख्वाब में भी नहीं आया था कि कोई ऐसी हुकूमत इस मुल्क में बन जाएगी जो ट्रूली रिफ्लेक्ट करेगी विशेस एंड विम्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और वाकई एहतसाब शुरू हो जाएगा। ये अब आप ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते हैं और आपकी चीखें भी निकल रही हैं कि यार ये तो बना था सियासी इंतकाम के लिए, एहतसाब के लिए तो कभी बना नहीं था। ये हुकूमत ने एहतसाब शुरू कर दिया है, इसलिए आप कहते हैं कि इसको तब्दील कर दे और तब्दील होना चाहिए। ये असल में आप कहेंगे नहीं टेलीविजन के ऊपर, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आप सब मानते हैं कि भाई एहतसाब के लिए अदारा था, लेकिन था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए असल में, और आज पहली दफा एहतसाब शुरू हो गया है। इसलिए मेरे भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतसाब के नाम पे वोट मिले हैं, लोग अपना पैसा वापस चाहते हैं, लोग गिरेबान पे हाथ डालना चाहते हैं कानून की मदद से जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। और मैं आपको दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, इमरान खान का रिजॉल्व बता दूं, एहतसाब के निज़ाम को सख्त करना है, उसमें लैकुनात को ख़त्म करना है। और ये जो चढ़ दौड़ते हैं, जब एहतसाब आता है तो कोई ट्रेन पे चढ़ा हुआ है, कोई जनाब कंटेनर लेके लाहौर जा रहा है, कोई जनाब कह रहा है जनाब गिरा दो, इन बुतों को बाहर फेंक दो। हमने प्रेशराइज करने वाले एलिमेंट्स को ये बताना है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसेस ऑफ लॉ के रास्ते में खड़े होने वाले को हुकूमत और ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए ये तो आप बिल्कुल अंदर लिख के रख लें। और दूसरी बात, मैं जरा जो बार बार डिसरे करते हैं टेलीविजन के ऊपर बैठ के, जी इमरान खान को मिलाना शुरू कर देते हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ से। इमरान खान की नाहली का केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 100 दिन से ऊपर उसकी हेयरिंग हुई। बताएं, मेरी पार्टी का एक कारकुन, एक एमएनए, मेरी एक सूबे में हुकूमत थी, कभी मेरे चीफ मिनिस्टर ने आगे कहा हो कि इस अदालत पे चढ़ दौड़ो, ये अदालतें 2 नंबर हैं, ये अदालतें गलत फैसले करती हैं? कैसे इमरान खान को बुलाया? पूरा नाहली का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सूबे में हुकूमत होने के बावजूद वहां जाके फेस किया। इमरान खान के ऊपर सियासी मुकदमात दहशतगर्दी के बनाए गए इस्लामाबाद के अंदर। मेरा कोई बताएं कारकुन, कोई मेरा लीडर, कोई एमएनए एमपी जाके वहां खड़ा हो। आप किस मुंह से मिला रहे हैं नवाज शरीफ और जरदारी और उनके बेटे को इमरान खान से? परवाज है दोनों की जहां में, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, वक्त कम है, एक क्लोजिंग कमेंट अमीर का मैं ले लूं। अमीर,
जो माजी की हुकूमत है वो ये कह रही है कि मौजूदा हुकूमत नैब को सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो ये कह रही है कि माजी की हुकूमतें ऐसा करती रही हैं, नैब को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। सही कौन करेगा एहतसाब के अमल को? अब वक्त आ गया है कि अब इस एहतसाब के अमल को साफ, शफाफ, गैर जानिबदार होना चाहिए। इसका आगाज क्या हो चुका है या अभी आप समझते हैं कि होगा आगे चलकर? अरबाब, जो बात फरमाई चटान साहब ने, मैं आधी बात से 100 नहीं 110% इत्तेफाक करता हूं कि एहतसाब सिलेक्टिव हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और इसका कहने का मकसद ये नहीं कि शायद ये किसी के कहने पे हो रहा है, जो नजर आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो सिलेक्टिव है। यानी जर्नलों के खिलाफ एहतसाब नहीं हो रहा, जजों के खिलाफ एहतसाब नहीं हो रहा, 2-4 ताकतवर ब्यूरोक्रेट जरूर पकड़े, उसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद है ब्यूरोक्रेट्स की, उनके खिलाफ उनका एहतसाब नहीं हो रहा। बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उनका एहतसाब नहीं हो रहा। मियां मंशा से लेके मलिक रियाज तक बहुत सारे लोग हैं, उनका एहतसाब नहीं हो रहा। हाँ, जहां तक ये बात है कि एहतसाब ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, एहतसाब 100 नहीं 110% ठीक हो रहा है और इसको चलना चाहिए और इसी तरह चलना चाहिए। हाँ, इसको सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, इसमें सबको आना चाहिए। ये अगर मुतालबा करती है ऑपोजिशन तो हम ऑपोजिशन के साथ हैं, लेकिन अगर ऑपोजिशन ये कहे कि जी हम ये एहतसाब को डाइल्यूट करके और हम एहतसाब की परसेप्शन खराब करके हम इसको रोक दें, तो ये अगर रोकना चाहते हैं तो ये फिर इस मुल्क के साथ जुल्म है। ये जुल्म जो है ना, ये नहीं हो सकता। अब जहां तक सवाल है कि इसको किसने ठीक करना है, और जो चटान साहब ने कहा कि हम हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन सिलेक्टिव हो रहा है। वक्त चूंकि कम है अमीर अब इस मामले पर, इस मौजू पर किसी और प्रोग्राम में जरूर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास, उस्मान बसरा, अखूनजादा चटान साहब, आप तीनों ने प्रोग्राम में शिरकत की, अपना तबसरा और तज्जिया पेश किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।